सोचिए एक नई दवा आई है। हम्म। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई प्लेसिबो से बेहतर काम कर रही है, हम्म। या जब हम बच्चों को मान लीजिए टीका लगाते हैं तो क्या वो टीका सच में उन्हें बीमारी से बचाता है। बिल्कुल, ये सवाल तो आते ही हैं मन में। हाँ, और ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें अक्सर ये देखना पड़ता है कि कितने लोग ठीक हुए या कितने बीमार पड़े। मतलब हमें ये गिनती वाले डेटा को समझना होता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ आप देखें तो दवा या टीके की बात नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में, रिसर्च में हम लगातार ऐसे सवालों से जूझते हैं जहां हमें ग्रुप्स की तुलना करनी पड़ती है। सही कहा। खासकर जब हमारे पास गिनती या फ्रीक्वेंसी का डेटा हो। सिर्फ अंदाजा लगाना तो काफी नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं। यहीं पर जरूरत पड़ती है कुछ ठोस तरीकों की। और आज हम एक ऐसे ही बड़े शक्तिशाली सांख्यिकीय टूल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। अच्छा, कौन सा टूल? इसे कार्ल पियर्सन ने विकसित किया था। काई स्क्वायर टेस्ट, मतलब काई स्क्वायर, जिसे खाई स्क्वायर भी लिखते हैं। काई स्क्वायर, ये तो काफी सुना है बायोस्टैट्स में। हाँ, और आज की हमारी जो बातचीत है वो बायोस्टैटिस्टिक्स से जुड़े कुछ नोट्स और रिसर्च पर आधारित है। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है आज? देखिए, मकसद सीधा सा है, ये समझना कि ये काई स्क्वायर टेस्ट आखिर है क्या भला, इसे कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम्म। और सबसे ज़रूरी, ये हमें गिनती वाले डेटा यानी फ्रीक्वेंसी डेटा को समझने में कैसे मदद करता है, वो भी बिना किसी बहुत मुश्किल गणितीय धारणा के। अच्छा लगा ये सुनकर के, बिना मुश्किल धारणा के। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए इस दिलचस्प टूल को खोल कर देखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आसान शब्दों में अगर पूछूं तो ये काई स्क्वायर है क्या? देखिए, ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो खास तौर पर गिनती वाले डेटा के लिए बना है। गिनती वाले डेटा के लिए? हाँ, मतलब ये तब काम आता है जब हम ये देख रहे हो कि कोई चीज कितनी बार हुई, जैसे कितने मरीज ठीक हुए या कितने लोगों ने एक खास पार्टी को वोट दिया। अच्छा। ये तब नहीं इस्तेमाल होता जब हम कुछ माप रहे हो, जैसे किसी की हाइट या वजन। इसे ग्रीक अक्षर खा यानी काई से दिखाते हैं और बोलते भी काई हैं। ठीक है, तो ये गिनती पर फोकस करता है। और इसका मुख्य काम क्या है फिर? इसका मुख्य काम है ये देखना कि हमने जो गिनती या आवृत्तियां देखी हैं, जिन्हें हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज या ओ कहते हैं, वो हमारी उम्मीद से यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज या ई से कितनी अलग हैं। और फिर ये तय करना कि ये जो अंतर दिख रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक या चांस की बात है या इसके पीछे कोई असली वजह है, कोई पैटर्न है। दिलचस्प। आपने शुरू में कहा था बिना किसी मुश्किल धारणा के, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, उसका मतलब है कि ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक? हाँ, सोचिए कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जैसे जेड टेस्ट या टी टेस्ट। हाँ हाँ, सुना है उनके बारे में। वो एक खास नाप के कपड़े की तरह होते हैं। उनके लिए जरूरी होता है कि आपका डेटा एक खास तरीके से फैला हुआ हो, जैसे वो घंटी के आकार का सामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। काई स्क्वायर इस मामले में ज्यादा लचीला है, जैसे एक फ्री साइज टी शर्ट। इसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं कि आपका डेटा किसी खास शक्ल में फिट होता है या नहीं। अरे वाह। इसीलिए ये बहुत काम का है। हालांकि ये भी अपने एक खास वितरण, काई स्क्वायर वितरण का पालन करता है, लेकिन ये डेटा के आकार को लेकर कम नखरे वाला है, ऐसा कह सकते हैं। समझ गई। तो ये जो लचीलापन है, ये इसे कहाँ-कहाँ उपयोगी बनाता है? हमारे पास जो सामग्री है उसके हिसाब से तो इसके 3 मुख्य इस्तेमाल दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 3 मुख्य उपयोग हैं इसके। पहला है अनुपात का परीक्षण या टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शंस। ये क्या करता है? इसे ऐसे समझें कि ये 2 या ज्यादा ग्रुप्स में किसी चीज के होने के चांस या अनुपात की तुलना करता है। जैसे? मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि क्या नई दवा लेने वाले ग्रुप में ठीक होने वालों का अनुपात प्लेसिबो लेने वाले ग्रुप के अनुपात से वाकई में ज्यादा है, या ये अंतर बस संयोग है। अच्छा, जैसे कि हमारे शुरुआती उदाहरण में था। और ये छोटे सैंपल्स के लिए भी काम करता है। मान लीजिए 20-20 लोगों के 2 ग्रुप हों। बिल्कुल, ये छोटे सैंपल्स जैसे 30 से कम लोगों वाले ग्रुप्स के लिए खास तौर पर उपयोगी हैं, जहाँ दूसरे अनुपात टेस्ट शायद ठीक से काम न करें। लेकिन इसमें कोई पेच भी है। हाँ, एक छोटी सी सावधानी है। जब हम 2 ग्रुप्स की तुलना 2 नतीजों के आधार पर कर रहे हों, जैसे ठीक हुए, नहीं हुए, इसे 2x2 टेबल कहते हैं, और सैंपल साइज छोटा हो तो हमें येट्स करेक्शन नाम का एक छोटा सा समायोजन करना पड़ता है। येट्स करेक्शन? हाँ, ये बस गणना को थोड़ा और सटीक बना देता है छोटे सैंपल्स के लिए। चिंता की बात नहीं, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। और एक और बात शायद ध्यान रखने वाली है इसमें, अपेक्षित गिनती के बारे में कुछ। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक जरूरी नियम यह है कि किसी भी खाने या सेल में जो अपेक्षित गिनती हम निकालते हैं वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए।
अपेक्षित गिनती मतलब अगर सच में कोई अंतर ना होता तो हम उस खाने में कितनी गिनती की उम्मीद करते। अगर ये उम्मीद 5 से कम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास उस खास स्थिति के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है और टेस्ट का नतीजा भरोसेमंद नहीं हो सकता। ठीक है, ये जरूरी बात है। तो पहला उपयोग हुआ अनुपातों की तुलना। अब दूसरा इस्तेमाल, जिसे साहचर्य का परीक्षण या टेस्ट ऑफ एसोसिएशन कहा गया है और जिसे शायद सबसे जरूरी बताया गया है। इसमें क्या होता है? हाँ, ये वाकई काई स्क्वायर का एक बहुत ही पावरफुल, बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल है। ये जांचता है कि क्या दो अलग-अलग चीजें जिन्हें हम श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे धूम्रपान की आदत, हाँ, नहीं, और फेफड़ों का कैंसर, हाँ, नहीं, आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी एसोसिएटेड हैं, या एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अरे हाँ, इसके तो ढेरों उदाहरण हो सकते हैं। जैसे क्या कोई खास इलाज का नतीजा बीमारी के ठीक होने से जुड़ा है, या क्या पोषण का स्तर बच्चों की बुद्धि से जुड़ा है। बिल्कुल। या क्या सामाजिक वर्ग का फाइलेरिया जैसी बीमारी से कोई लेना देना है? कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी, वजन और डायबिटीज, लिस्ट लंबी है। सही है। तो ये टेस्ट कैसे बताता है कि ये चीजें जुड़ी हैं या नहीं? देखिए, यहाँ हम एक शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं। शून्य परिकल्पना, ये क्या होती है? आसान भाषा में कहें तो हम पहले मान लेते हैं कि इन दो चीजों के बीच कोई असली जुड़ाव या संबंधन नहीं है, सब कुछ बस इत्तेफाक है। ये हमारी शुरुआती धारणा है। अच्छा, मान लिया कि कोई जुड़ाव नहीं है, फिर काई स्क्वायर टेस्ट हमें ये बताता है कि इस बात की कितनी संभावना है, कितना चांस है कि हमने जो जुड़ाव अपने डेटा में देखा है वो वाकई सिर्फ इत्तेफाक है। ये हमें एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू देता है। तो अगर टेस्ट कहता है कि ये इत्तेफाक होने की संभावना बहुत कम है, मान लीजिए 5% से कम, तो हम मानते हैं कि शायद कोई असली जुड़ाव है। एकदम सही। अगर पी वैल्यू बहुत छोटी आती है, जैसे 0.05 से कम, तो हम अपनी शुरुआती धारणा, जैसे कि कोई जुड़ाव नहीं है, को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, इन दो चीजों के बीच सांख्यिकीय रूप से एक सार्थक जुड़ाव मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी लेकिन है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो सबसे बड़ी बात आती है जो हमें हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या? काई स्क्वायर टेस्ट हमें ये तो बता सकता है कि दो चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि एक चीज दूसरी का कारण है। एसोसिएशन इज नॉट कॉजेशन। अच्छा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब अगर टेस्ट दिखाता है कि धूम्रपान और कैंसर जुड़े हुए हैं, तो ये टेस्ट खुद ये साबित नहीं करता कि धूम्रपान ही कैंसर कर रहा है। बिल्कुल नहीं। टेस्ट सिर्फ जुड़ाव या साहचर्य दिखा रहा है। हो सकता है धूम्रपानी कारण हो, लेकिन ये टेस्ट ये साबित नहीं करता। हो सकता है कोई तीसरा फैक्टर हो जो दोनों से जुड़ा हो। कारण जानने के लिए हमें अलग तरह के अध्ययन करने पड़ते हैं, जैसे नियंत्रित प्रयोग या लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम बहुत गलत नतीजों पर पहुंच सकते हैं। समझ गई। ये सावधानी जरूर ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, इस विश्लेषण के लिए हम एक आकस्मिकता सारणी या कंटिंजेंसी टेबल बनाते हैं ना, जहां हम दोनों चीजों की गिनती एक साथ दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक टेबल जिसमें पंक्तियां दिखाएं धूम्रपान करने वाले और न करने वाले, और कॉलम दिखाएं कैंसर वाले और बिना कैंसर वाले। फिर हर खाने में हम गिनती भरते हैं। ये टेबल हमें डेटा को व्यवस्थित तरीके से देखने में मदद करती है। और जब दो चीजों की दो श्रेणियां हों, जैसे दवा, प्लेसीबो और ठीक हुए नहीं हुए, तो इसे 2x2 टेबल कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। 4-fold टेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग। अब तीसरा इस्तेमाल है उपयुक्तता का परीक्षण या टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जांचता है कि हमने जो डेटा इकट्ठा किया है, हमारी देखी गई गिनती, वो किसी पहले से सोची हुई थ्योरी या किसी अपेक्षित पैटर्न से मेल खाती है या नहीं। क्या हमारा डेटा उस थ्योरी में फिट होता है? क्या ये फिट अच्छा है? अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि किसी आबादी में पुरुषों और महिलाओं का जन्म लगभग बराबर होता है, मतलब 1.1 का अनुपात। हाँ, ये तो कॉमन धारणा है। अब हमने एक गांव में 100 बच्चों के जन्म का डेटा देखा। मान लीजिए 52 लड़के और 48 लड़कियां पैदा हुईं। अब सवाल ये है कि ये जो देखा गया अनुपात 52-48 है, वो हमारी 1.1 की थ्योरी से सिर्फ संयोगवश अलग है, या वाकई इस गांव में अनुपात थोड़ा अलग है? या फिर मान लीजिए मेंडल के मटर वाले प्रयोग हैं। थ्योरी कहती है कि अनुपात 9-3-3-1 होना चाहिए। हमने असल में प्रयोग किया और कुछ गिनती मिली। क्या वो गिनती थ्योरी से मेल खाती है? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट ये बताएगा। अच्छा,
तो ये हमारे डेटा की तुलना एक सैद्धांतिक मॉडल या उम्मीद से करता है। हाँ, ये देखता है कि हमारा देखा गया पैटर्न किसी ज्ञात या अपेक्षित पैटर्न जैसे बराबर अनुपात या सामान्य वितरण जैसा कोई सांख्यिकीय मॉडल से कितना अलग है, और क्या ये अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है या सिर्फ चांस की बात है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग तरीके से निकालते हैं शायद। हाँ, यहाँ थोड़ा अलग है। गुडनेस ऑफ फिट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ बस श्रेणियों या क्लासेस की संख्या के घटा 1 k-1 होती है। ठीक है, तो हमने तीनों मुख्य उपयोग समझ लिए, अनुपातों की तुलना, चीजों के बीच जुड़ाव देखना और डेटा का किसी थ्योरी से मिलान करना। अब जरा इस पर आते हैं कि ये टेस्ट असल में काम कैसे करता है, मतलब गणना कैसे होती है और नतीजे का मतलब कैसे निकालते हैं। हाँ, इसकी मूल प्रक्रिया ज्यादा मुश्किल नहीं है, लॉजिक समझना जरूरी है। बताइए। पहला कदम, हम अपनी देखी हुई गिनती जिसे हमने ओ कहा उसे एक टेबल में लिखते हैं। ये हमारा असल डेटा है। ठीक है। दूसरा कदम, हम गणना करते हैं कि अगर कोई असली अंतर या जुड़ाव न होता, यानी हमारी शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस सच होती, तो हर खाने में कितनी गिनती होने की उम्मीद थी, इसे ई कहते हैं। अच्छा, और ये उम्मीद वाली गिनती, ये ई कैसे निकालते हैं? आकस्मिकता सारणी कंटिंजेंसी टेबल के लिए इसका एक सीधा सा तरीका है, जो टेबल के रो, पंक्ति, कॉलम, स्तंभ टोटल और ग्रैंड टोटल कुल योग का इस्तेमाल करता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है E = उस खाने का रो टोटल, उस खाने का कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। पर फॉर्मूले से ज्यादा महत्वपूर्ण इसका लॉजिक है। हम ये देख रहे हैं कि अगर सब कुछ स्वतंत्र होता, कोई जुड़ाव ना होता, तो कुल गिनती हर खाने में अनुपात के हिसाब से कैसे बढ़ जाती। अच्छा, तो हम असलियत की तुलना एक कोई असर नहीं वाली काल्पनिक दुनिया से कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब तीसरा कदम आता है। क्या है वो? अब हम हर खाने के लिए इन दोनों का अंतर देखते हैं। OE ये बताता है कि असलियत उम्मीद से कितनी दूर है। ठीक है, अंतर निकाल लिया, फिर इस अंतर का वर्ग करते हैं OE² और उसे अपेक्षित गिनती E से भाग देते हैं। OE² E वर्ग करने से माइनस साइन हट जाता है और बड़े अंतरों को ज्यादा वजन मिलता है। E से भाग देने से हम अंतर को उम्मीद के साइज के हिसाब से देखते हैं। समझ गई। हर खाने के लिए ये वैल्यू OE² निकाल ली, और आखिर में हम हर खाने के लिए निकाली गई इस वैल्यू को जोड़ देते हैं। सिग्मा OE²E। यही जोड़ हमारा खाई-स्क्वायर स्टैटिस्टिक है। ये एक सिंगल नंबर होता है जो बताता है कि हमारी देखी गई गिनती हमारी उम्मीद से कुल मिलाकर कितनी अलग है। ठीक है, तो हमारे पास एक हाई स्क्वायर नंबर आ गया। अब इसका क्या करें? इसे कैसे समझे कि नतीजा क्या निकला? ये नंबर बड़ा है, छोटा है, इससे क्या पता चलता है? हाँ, अब आता है व्याख्या का हिस्सा। यहाँ हमें दो और चीजों की जरूरत होती है। क्या है वो? एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम DF और दूसरा एक सार्थकता स्तर या सिग्निफिकेंस लेवल, जिसे आमतौर पर P वैल्यू से जोड़कर देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या चीज है? आसान शब्दों में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि टेबल में कितनी वैल्यू स्वतंत्र रूप से बदल सकती हैं, जबकि रो और कॉलम के टोटल स्थिर रहें। आकस्मिकता सारणी के लिए इसका सरल फॉर्मूला है DF = कॉलम की संख्या 1, पंक्तियों की संख्या 1। जैसे 2x2 टेबल के लिए DF = 2 - 1, 2 - 1 = 1 होता है। ये एक तरह से बताता है कि हमारे डेटा में कितनी लचीलापन या स्वतंत्रता है। अच्छा, और दूसरा आपने कहा है सार्थकता स्तर या P वैल्यू? हाँ, हम आमतौर पर एक सीमा तय करते हैं। ज्यादातर रिसर्च में ये 5% यानी P = 0.05 होती है। इसका मतलब है कि हम केवल 5% या उससे कम संभावना वाले संयोग को ही असली मानने को तैयार हैं। अगर कोई नतीजा ऐसा है जिसके संयोग से होने का चांस 5% से ज्यादा है, तो हम उसे महज इत्तेफाक मान लेते हैं। तो अब हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ chi-square मान है, DF है, और हमने P = 0.05 का स्तर तय कर लिया है। अब फैसला कैसे होता है? अब हम अपने कैलकुलेट किए गए chi-square मान और DF का उपयोग करके या तो एक मानक chi-square टेबल देखते हैं, या आजकल सॉफ्टवेयर सीधे P वैल्यू निकाल देते हैं और फिर तुलना करते हैं। अगर हमारा कैलकुलेट किया गया chi-square मान टेबल में दिए गए उस DF और P = 0.05 के लिए क्रांतिक मान क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है, या अगर सॉफ्टवेयर से मिली P वैल्यू 0.05 से कम है, तो हम कहते हैं कि नतीजा सांख्यिकीय रूप से सार्थक है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने जो अंतर या जुड़ाव देखा है उसके सिर्फ संयोग होने की संभावना बहुत कम है, 5% से भी कम। इसलिए हम अपनी शून्य परिकल्पना कि कोई अंतर जुड़ाव नहीं है को अस्वीकार कर देते हैं।
हम मानते हैं कि शायद कोई असली पैटर्न या जुड़ाव है। और अगर chi-square मान छोटा है, मतलब क्रांतिक मान से कम है या p वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, तो हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं कि नतीजा सार्थक नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब हुआ कि कोई अंतर या जुड़ाव है ही नहीं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ संयोग नहीं है। हो सकता है अंतर या जुड़ाव हो, पर वो इतना छोटा हो कि हमारे सैंपल साइज में पकड़ में नहीं आया, या फिर वो वाकई संयोग ही है। हम बस इतना कहते हैं कि हमें सबूत नहीं मिला। ठीक है, प्रक्रिया अब काफी साफ हो गई है। लेकिन जैसे हर टूल की कुछ सीमाएं होती हैं, इसकी भी जरूर होंगी। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसका इस्तेमाल करते वक्त? हाँ बिल्कुल, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना नतीजे गलत निकल सकते हैं। जैसे कि? पहली, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, वो अपेक्षित गिनती वाली बात। किसी भी खाने में अपेक्षित गिनती, खासकर छोटी टेबल जैसे 2x2 में 5 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर हो तो? अगर ऐसा है तो 2x2 टेबल के लिए येट्स करेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। ये फॉर्मूले में एक छोटा सा बदलाव है, सिग्मा OE 0.5 का स्क्वायर E, जो नतीजे को थोड़ा कंजर्वेटिव बना देता है। और अगर टेबल बड़ी हो या येट्स करेक्शन के बाद भी E5 से कम हो? अगर टेबल बड़ी है, 2x2 से ज्यादा, तो येट्स करेक्शन लागू नहीं होता। अगर किसी खाने में अपेक्षित गिनती 5 से कम है, तो एक तरीका यह है कि उस रो या कॉलम को पास वाले रो या कॉलम के साथ मिला दिया जाए, पूलिंग। लेकिन इससे कुछ जानकारी खो सकती है। अगर बहुत सारे खानों में E कम है, तो शायद chi-square सही टेस्ट नहीं है, या फिर हमें और डेटा चाहिए। ठीक है। और सैंपल साइज के बारे में कुछ? हाँ, अगर कुल सैंपल साइज बहुत छोटा है, मान लीजिए 50 से भी कम, तो chi-square टेस्ट के नतीजे उतने भरोसेमंद नहीं हो सकते। उस स्थिति में फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट जैसे दूसरे टेस्ट बेहतर हो सकते हैं। और वो सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी जो आपने पहले भी 2 बार बताई थी? हाँ, वो दोहराना बहुत जरूरी है। chi-square सिर्फ जुड़ाव दिखाता है, कारण नहीं बताता। स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन डज नॉट प्रूव कॉजेशन। ये टेस्ट ये नहीं बता सकता कि अगर टॉन्सिल निकालने और काली खांसी में कोई संबंध दिखता है तो क्यों है, या अगर दवा और ठीक होने में संबंध है तो क्या दवा ही ठीक कर रही है या कोई और वजह है। ये सिर्फ बताता है कि जो पैटर्न हमने देखा है उसके संयोग होने की संभावना कितनी है। कारण जानने के लिए अलग डिजाइन और सोच चाहिए। बिल्कुल। और एक और बात, क्या ये बताता है कि जुड़ाव कितना मजबूत है? अगर chi-square बहुत बड़ा आता है तो क्या मतलब जुड़ाव बहुत स्ट्रांग है? नहीं, ये भी एक आम गलतफहमी है। chi-square जुड़ाव की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन नहीं मापता। एक बड़ा chi-square मान सिर्फ ये बताता है कि जुड़ाव के सिर्फ संयोग होने की संभावना बहुत कम है, यानी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ये सैंपल साइज पर भी बहुत निर्भर करता है। बहुत बड़े सैंपल साइज में बहुत मामूली सा लगभग अर्थमिटलन जुड़ाव भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट निकल सकता है। जुड़ाव की मजबूती मापने के लिए दूसरे तरीके होते हैं, जैसे ऑड्स रेशियो या रिलेटिव रिस्क वगैरह। अच्छा, तो ये भी ध्यान रखना होगा, सिर्फ सिग्निफिकेंट देखकर उत्साहित नहीं होना है, जुड़ाव का साइज भी देखना होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत जरूरी बातें हैं ये। तो संक्षेप में कहूँ तो ये एक उपयोगी टूल है गिनती के डेटा में पैटर्न देखने के लिए, अनुपात की तुलना करने के लिए, जुड़ाव जांचने के लिए। लेकिन इसके नतीजों की व्याख्या बहुत सावधानी से करनी होगी, सीमाओं को ध्यान में रखना होगा और खासकर कारण और प्रभाव के बारे में कूदकर निष्कर्ष निकालने से बचना होगा। एकदम सही कहा आपने। अब कुछ उदाहरणों के नतीजों पर जल्दी से नजर डालें जो हमारे पास मौजूद सामग्री में दिए गए हैं। इससे बात और साफ हो जाएगी कि असल में नतीजे कैसे दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल देखते हैं। जैसे एक उदाहरण था दवा बनाम प्लेसिबो का। हाँ। उसमें नतीजा आया x² = 7.778 और p वैल्यू 0.02 से कम थी। तो ये सार्थक हुआ है ना? हाँ, क्योंकि p 0.05। हाँ, सार्थक। मतलब इस डेटा के आधार पर दवा का असर प्लेसिबो से बेहतर दिखने का चांस ज्यादा है। ये सिर्फ इत्तेफाक होने की संभावना 2% से भी कम है। ठीक है। और खसरा टीकाकरण वाला उदाहरण? उसमें chi-square = 8.670 था और p वैल्यू 0.01 से भी कम। ये अत्यधिक सार्थक, हाईली सिग्निफिकेंट हुआ, यानी टीकाकरण और खसरे से बचाव के बीच एक मजबूत सांख्यिकीय जुड़ाव दिखा। टॉन्सिलेक्टोमी और काली खांसी वाले में? chi-square = 5.55, p 0.02, ये भी सार्थक हुआ, जुड़ाव दिखा, पर जैसा हमने कहा कारण नहीं पता चला। और एक उदाहरण था मां की समानता, पैरिटी, मतलब
कितने बच्चे पहले हो चुके हैं और बच्चे के वजन का। हाँ, उसमें काई स्क्वायर बहुत बड़ा था, 83.043 और p.001। ये भी अत्यधिक सार्थक जुड़ाव दिखा। लेकिन सारे नतीजे सार्थक नहीं थे, है ना? जैसे वो लिंग अनुपात वाला उदाहरण था, 52 लड़के 48 लड़कियां। हाँ, उसमें काई स्क्वायर सिर्फ 0.16 आया, जो बिल्कुल भी सार्थक नहीं था। मतलब ये मामूली अंतर 1:1 के अपेक्षित अनुपात से सिर्फ संयोगवश हो सकता है। कोई सबूत नहीं मिला कि अनुपात अलग है। और छात्रों की ऊंचाई का वितरण, जिसे सामान्य वितरण से मिलाया गया था, उसमें भी काई स्क्वायर 0.94505 आया, जो सार्थक नहीं था। इसका मतलब हुआ कि देखा गया डेटा सामान्य वितरण मॉडल में काफी अच्छे से फिट हुआ। गुडनेस ऑफ फिट अच्छी थी। तो ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग सवालों के जवाब देने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल होता है और सार्थक या सार्थक नहीं का क्या मतलब निकलता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो काई स्क्वायर टेस्ट गिनती वाले या आवृत्ति डेटा के लिए एक बहुत लचीला, मतलब नॉन पैरामेट्रिक और काफी उपयोगी सांख्यिकीय टूल है। हाँ, और इसके 3 मुख्य काम हमने देखे। ग्रुप्स के बीच अनुपात या चांस की तुलना करना, 2 श्रेणियों वाली चीजों के बीच जुड़ाव या संबंध का पता लगाना, और ये देखना कि हमारा इकट्ठा किया गया डेटा किसी सोची हुई थ्योरी या पैटर्न से मेल खाता है या नहीं। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमने जो पैटर्न अपनी डेटा में देखा है वो वाकई कोई मायने रखता है, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, या फिर वो महज एक इत्तेफाक, एक संयोग हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन वो चेतावनी फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये क्यों का जवाब नहीं देता। ये सिर्फ बताता है कि क्या कुछ जुड़ा हुआ है या क्या कुछ अलग है। ये नहीं बताता कि ऐसा क्यों है। सहसंबंध कारणता नहीं है। कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। गांठ बांध लेनी चाहिए। और ये हमें एक दिलचस्प अंतिम सवाल पर लाता है। अगर काई स्क्वायर हमें सिर्फ जुड़ाव दिखाता है, कारण नहीं, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? मान लीजिए हमने इस टेस्ट से पता लगाया कि 2 चीजें सांख्यिकीय रूप से जुड़ी हुई हैं। अब उनके बीच के कारण को समझने के लिए हमें और क्या करना पड़ सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यहीं पर रिसर्च डिजाइन की, शोध की रूपरेखा की अहमियत सामने आती है। काई स्क्वायर ने एक इशारा दे दिया, एक सुराग दे दिया। तो आगे क्या? देखिए, अगला कदम इस बात पर निर्भर करेगा कि सवाल क्या है और संदर्भ क्या है। हो सकता है हमें एक नियंत्रित प्रयोग, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़े, जहां हम जानबूझकर एक चीज को बदलें और देखें कि दूसरी पर क्या असर पड़ता है, बाकी सब चीजों को कंट्रोल करते हुए। जैसे दवा के केस में क्लिनिकल ट्रायल। बिल्कुल। या हो सकता है हमें और ज्यादा गहराई से डेटा इकट्ठा करना पड़े, जिसमें हम दूसरे संभावित फैक्टर्स, जिन्हें कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं, उनको भी माप सकें। हो सकता है वो तीसरा फैक्टर ही उस जुड़ाव की असली वजह हो जो हमने देखा। या फिर हमें लंबे समय तक लोगों को फॉलो करना पड़े, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ये देखने के लिए कि क्या एक चीज पहले होती है और दूसरी बाद में। तो काई स्क्वायर दरवाजा खोल सकता है, पर अंदर क्या है ये जानने के लिए अक्सर और परिष्कृत तरीकों और सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए अध्ययनों की जरूरत पड़ती है। ये बस कहानी की शुरुआत हो सकती है।